महिलाओं की शिक्षा पर इसमें कोई बात नहीं की गई है। व्यापारी वर्ग भी इस बजट से खुश नहीं है कि संविधान को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बजट भी उन्हीं के मन मुताबिक बना हुआ है। आम जनता को भी इस बजट में गुमराह किया गया है। जो किसान कर्ज लेकर के खेतों में काम कर रहा है, और वो किसान भी हमारे ही 85% तबके के लोग ज्यादा होते हैं जो फांसी पर झूल जाते हैं, तो उन किसानों की आय कैसे दुगनी हो जाएगी? किसानों के कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं की गई है। गैस सिलेंडर खाली दे दिया, अब वो भरवाएंगी कहां से? इस सरकार की मंशा यह है कि उद्योगपतियों को फायदा दिया जाए। हमारे हिस्से की बात ये सरकार नहीं सोचती। महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम है वो भी बिल्कुल खत्म ही है। मैं बजट पर अपनी बात रखना चाहूँगी, क्या मेरा नज़रिया रहा है इस बजट पे। तो मैंने जब संपूर्ण बजट का अध्ययन किया और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। मैं थोड़ा सा समय चाहूँगी, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे पढ़ के अपना नज़रिया बताना चाहूँगी। पूरा बजट जो है भी जैसे कि बताया गया है, पूरा बजट रखा गया है वित्त मंत्री महोदय के द्वारा 34 करोड़ लगभग। तो उस बजट में जो ये बजट रखा गया, हमारा जैसे आज का विषय है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और वास्तव में आज देश में जो 85% लोग हैं वो हम ही लोग हैं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। और इस बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी ही होनी चाहिए, लेकिन बजट में हमें मात्र 85,000 करोड़ रुपीस यानी 85 लाख करोड़ रुपए केवल हम लोगों के लिए रखे गए हैं। और जो जनजाति वर्ग का हमारा जो समाज है उनके लिए मात्र इसमें 12,300 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, 53,700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गए हैं और 85,600 करोड़ हमारे अनुसूचित जाति के लिए और OBC वर्ग के लिए रखा गया है। जबकि देश का एक बड़ा तबका हमारा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है। 85% लोग हमारे समाज में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हैं। तो ये बजट है, इसमें महिलाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इस बजट में महिला सशक्तिकरण की उपेक्षा की गई है, क्योंकि महिलाओं के लिए केवल पोषण के लिए इसमें बात कही गई है उनके लिए, लेकिन महिलाओं की शिक्षा पर इसमें कोई बात नहीं की गई है। महिलाओं को कोई रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए या उनको इस तरह के आत्मनिर्भर बनने के प्रशिक्षण दिया जाए, या महिला सुरक्षा पर कोई विशेष बात नहीं की गई है। जैसा कि आप देखते हैं कि समय समय पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है और तरह तरह की उनके साथ में घटनाएं घट रही हैं। अब बात आती है दूसरा पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग भी इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये बजट बन रहा था मैं मार्केट में बैठी थी और मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रही थी, तो वो लोग भी इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी कोई कटौती इसमें नहीं की गई है। और मध्यम वर्ग के दुकानदार भी भाड़े में कटौती को लेकर के उनको कोई राहत नहीं दी गई है, तो वो भी इस बजट से नाखुश हैं। तीसरा पॉइंट है कि बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। अब वेतनभोगी कर्मचारी कौन है? वेतनभोगी कर्मचारी ज्यादातर हम ही लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, क्योंकि जो 15% लोग हैं वो आज उच्च पदों पर आसीन हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो संसद में आसीन हो या फिर वो उच्च पदों पे या फिर जुडिशियरी सिस्टम में जाएं, क्योंकि आज पूरे देश का जो शासन है संविधान को दरकिनार करते हुए वो अपने हाथ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बजट भी उन्हीं के मन मुताबिक बना हुआ है। तो इसमें जो हमारा 85% वर्ग है वो बहुत इसमें प्रभावित हो रहा है। तो उसमें हमारे बिजनेसमैन भी होते हैं, हमारे अपने लोग, और कर्मचारी वर्ग विशेष करके जो उनको सेवक वर्ग चाहिए होता है वो हमारा SC, ST और OBC का वर्ग ही होता है, जो केवल सेवा का कार्य करता है और छोटी मोटी पोस्टों पे या क्लरिकल पोस्टों पर वो काबिज होते हैं और बाकी उच्च पदों पर यही लोग काबिज होते हैं। तो ये बजट जो है इन कर्मचारी वर्ग के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस बजट में जो दोहरा मापदंड अपनाया गया है इनकम टैक्स का, जो दो
तरीके बताए गए हैं, पुरानी तरीके के द्वारा भी और नए तरीके के द्वारा भी, मैं समझती हूँ इसमें उन्होंने इसमें इनकम टैक्स में नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं दी है। अगर वो हम नए वाले स्लैब को स्वीकार करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम इनकम टैक्स देते हैं, तो उसमें उन्होंने जितनी हमें कटौतियां की गई थी, जितना हमें छूट दी गई थी, बचत हमारी दी गई थी, उस बचत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। और यदि हम बचत को इंक्लूड करते हैं तो हमें पुराने इनकम टैक्स के हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा। तो मैं समझती हूँ कर्मचारियों को भी इनकम टैक्स में इस बजट से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आती हूँ। आम जनता को भी इस बजट में गुमराह किया गया है। गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, बच्चों के, छात्रों के लिए बेहतर भविष्य की इस बजट में किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना नहीं की गई है। केवल आंकड़ों का खेल दिखाया गया है, शब्दों का जाल बिछाया गया है, और हकीकत क्या है वो 1 साल के बाद ही नजर आएगा। क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई गई हैं बजट में, जो भी पेश किया गया है, उसको करते करते साल कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा और व्यवस्था जस की तस वहीं पर रह जाएगी। अगले पॉइंट पर आती हूं मैं। किसानों के लिए कहा गया है मोदी जी ने कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी? जो किसान कर्ज लेकर के खेतों में काम कर रहा है, और वो किसान भी हमारे ही 85% तबके के लोग ज्यादा होते हैं जो फांसी पर झूल जाते हैं, तो उन किसानों की आय कैसे दुगनी हो जाएगी? जो किसान कर्ज लेकर के खेती कर रहे हैं और जब फसल उनकी खराब हो जाती है और वो उसका बीमा भी कराते हैं, बीमा के बाद वो उसकी किस्तें भी जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको उनका उचित मुआवजा नहीं मिलता है और मजबूर होकर उन किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे होगी? उनकी आय दोगुनी तभी होगी ना जब आप उनके कर्जों को माफ करो। किसानों के कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं की गई है। जब किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, उनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा दीजिए। आप योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं सब जानते हैं कि किस तरह की योजनाएं बनती हैं और उसमें किस किस का उन योजनाओं में बीच बीच में कमीशन होता है, और वो योजनाएं आते आते गरीब तबके तक कितने की वो योजनाएं पहुंच पाती हैं और कितना उनको लाभ मिलता है, ये सर्वे भी देती है। अब मैं आती हूँ, जब 80% उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको कोई भी इसमें पैसा नहीं मिलता है। इसके बाद मैं आती हूँ रसोई की ओर, महिलाओं के ऊपर, क्योंकि हमारी महिला भी इस वजह से नाखुश है। खुश कौन है? वही वर्ग खुश होगा जो केवल 15% वर्ग में शामिल होगा। तो हमारी महिला भी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि रसोई से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनमें भी किसी प्रकार की महंगाई को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। महंगाई जस की तस है और रसोई में उपभोग की चीजें महंगी होती जा रही हैं। गैस सिलेंडर जैसी चीज को बढ़ा दिया गया है। एक और वो उज्ज्वला योजना चलाते हैं कि महिलाओं को गैस फ्री में दे रहे हैं, गैस कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर खाली दे दिया। अब वो भरवाएंगी कहां से? उनको भरवाने के लिए गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया है, पैसा उनके पास है नहीं, तो केवल दिखावे के लिए इस तरह की उज्ज्वला योजनाएं आदि चलाई गई हैं। तो मैं समझती हूँ महिलाओं के लिए भी और रसोई के लिए भी ये बजट जो है ये पूर्णतः उचित मेरी नजरों में नहीं है, क्योंकि दाल, चावल, आटा आदि चीजों के भी रेट महंगाई बढ़ा दी गई है। जो एक गरीब जनता, गरीब आदमी दाल रोटी खा करके गुजारा करता है, उसको भी महंगा कर दिया गया है। उसके बाद में आती हूँ कॉर्पोरेटर सेक्टर में। इसमें भी टैक्स की छूट मिलने के कारण आयात में इन्होंने ड्यूटी शुल्क बढ़ाने से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा किया है। केवल इस सरकार की मंशा यह है कि उद्योगपतियों को फायदा दिया जाए और वो फायदा उनको फिर पार्टी फंड के रूप में मिले, ताकि पार्टी को जो भी चंदा आदि मिलता है वो मोटे तौर पर उद्योगपतियों से ही मिलता है। इसीलिए इस बजट में सबसे ज्यादा जो खुश करने का काम किया गया है वो उद्योगपतियों को, उद्यमियों को किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आदि बनाने वाली कंपनियों के उद्योगों को ही इसमें उनको फायदा मिलेगा, मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन वो निवेश होगा कब? वो निवेश होगा कब? जब हम उनको खरीदेंगे, और वो हम खरीदेंगे कब? जब हमारे पास अपना पैसा ही नहीं है। इसी तरह से बजट में कई सारी सामान्य चीजें ली गई हैं। अब आप देखिए बैंक लोन, हम बैंक लोन लेते थे और लोन का उसमें इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता था, लेकिन बैंक लोन को भी आज महंगा कर दिया गया है, बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और बैंकों के पास किसी तरह का पैसा नहीं है। तो और एक योजना और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी और SC/ST के लिए कि बजट होता क्या है, और जो बजट है अगर बजट में गड़बड़ होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ता है। हमने अपने घरों में भी देखा है, घर में जो है महिलाएं रसोई संभालती हैं,
घर का जो पैसा होता है कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। अगर उस पैसे में कमी आई तो सीधा सीधा असर महिलाओं और बच्चों पे ही होता है। तो ये जो बजट हमारा बना है, इस बार हमारी बहन ने दूसरी बार जो है बजट पेश किया है, और इस बजट में लेकिन वो भूल गई कि एक महिला होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों को भूल गई कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी इस बजट में होनी चाहिए। बच्चों को ही वो कहीं न कहीं भूल गई। तो ये बड़े दुख की बात है कि ये बजट जो है पूंजीपतियों को एक बीच में सिमट कर रह गया है। ना महिलाओं के पास पहुंचा है, ना बच्चों के पास पहुंचा है, ना दलितों के पास पहुंचा है, ना आदिवासियों के पास पहुंचा है। तो साथियों, ये सोचना चाहिए कम से कम एक बहन ने जिसने बजट पढ़ा है कि जब आधी महिलाएं इस देश की आबादी हैं तो ये बजट उनके हिस्से में आधा क्यों नहीं है, ये सोचने वाली जरूरत है। क्योंकि हमारी बहनें जो हैं सभी क्षेत्रों में काम करती हैं। 6 से 4% महिलाएं जो है संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन 94% महिलाएं जो है असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां उनका कहीं भी कोई नाम नहीं है कि वो किस हालातों में रह रही हैं, कोई उनका नाम नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, किन परिस्थितियों में है वो। इन चीज़ों को बिल्कुल बजट में नहीं लाया गया। आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में लाइनों में लोग खड़े रहे थे, और उस नोटबंदी में भी सबसे ज़्यादा मार औरतों को ही सहनी पड़ी थी। वही बेचारी लाइनों में खड़ी हुई थी, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में बीमार था, किसी का ससुर बीमार था, तो कोई कहीं बीमार था, लेकिन हमारे हिस्से की बात ये सरकार नहीं सोचती। ये सोचने वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि क्या करा जाए। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल की महिलाएं बेरोजगारी का शिकार हैं, गरीबी का शिकार हैं, और इन हालातों में हमारी सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सोच रही। और जो बजट पेश किया है उसमें नाम मात्र का थोड़ा बहुत ही कुछ बढ़ाया है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक हालात में जो महिलाएं जिन हालातों से गुजर रही हैं, ये सोचना चाहिए था, जो कि नहीं सोचा गया है। अभी हम देखते हैं कि टोटल बजट पूरा जो टोटल बजट है, उस बजट में से 50% हिस्सा महिलाओं के लिए होना चाहिए था करीबन, लेकिन टोटल बजट में से केवल 4.7% हिस्सा ही महिलाओं के हिस्से में दिया गया है, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है कि महिलाओं जिसने बजट पेश किया है वो इन चीज़ को भूल गई कि महिलाओं के लिए क्या चीज़ें होने की जरूरत है। और पूरा जो टोटल बजट है महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा है खाली महिलाएं आंगनवाड़ी तक ही सीमित रह गई हैं। तो जो बजट का जो हिस्सा दिया गया वो खाली आंगनवाड़ी तक ही सीमित कर दिया गया है। बेशक हम महिला बाल विकास मंत्रालय की बात करें, कुछ भी करें, उनको भी बजट का कोई खास हिस्सा नहीं दिया गया। तो महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो वहां पर भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पिछले साल जो है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का जो बजट था 1330 करोड़ था, और इस साल 1163 करोड़ रह गया है, यानी कि 12.5% की इसमें कमावेशी हुई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। महिलाओं के लिए जो महिलाएं नौकरी करती हैं, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं, काम वगैरह करती हैं, उनके लिए जो बजट था पिछले साल वो बजट था 165 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार वो बजट 150 करोड़ रुपए ही रह गया है, यानी कि यहाँ पे भी हमारी महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है। ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हीं पर ही हम लोग फोकस करेंगे कि सारी योजनाएं जो है बस सिमट कर रह गई हैं। सरकार वायदे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे लगाती है, बड़े बड़े होर्डिंग है, लेकिन इसका जो बजट है, पिछला बजट था 280 करोड़ का, जो कि इस बार घटाकर 220 करोड़ रह गया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे साथ नाइंसाफी है। जहाँ की महिलाओं के लिए सुरक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो स्कूल से आ रही है, कॉलेज से आ रही है,
नौकरी करके आ रही, कहीं से भी आ रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कहीं कुछ भी नहीं है। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है और ये इसमें महिलाओं को जो है ज्यादा आगे लाने की जरूरत थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें भी जो पिछले साल जो बजट था 7 करोड़ का, उसे घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम है वो भी बिल्कुल खत्म ही है। विधवा गिरोह की बात करें, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी विधवा गिरोह बने हुए हैं। तो पिछला बजट था 15 करोड़ का, उसे घटाकर इस बार 5 करोड़ कर दिया गया है। महिलाओं के लिए जो रोजगार और ट्रेनिंग सेंटर थी, उनका जो बजट पिछले साल था 3 करोड़ था, लेकिन इस बार घटाकर वो 0 कर दिया गया है। यानी कि इस बार उनके ट्रेनिंग वगैरह के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया। उज्ज्वला योजना जो थी, उसका जो बजट था पिछली बार 50 करोड़, वो वहीं की वहीं है। इस बार 1 रुपया भी इसमें नहीं बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री वंदना योजना 2500 करोड़ पर थी, वो वहीं की वहीं है, उसमें 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। किशोर लड़कियों की योजना 300 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है, यानी कि इसमें भी कमी ही की है। बाल सुरक्षा की जो बात है वो थी पिछली बार 1500 करोड़ थी, वो वहीं की वहीं है। उसे बिल्कुल बाल सुरक्षा को बिल्कुल 1 पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया गया। और महिला आयोग का जो बजट है उसमें मुश्किल से 5% की बढ़ोतरी की है, लेकिन वो भी ना की ही बराबर है। और बाल आयोग का बजट जो है 18 करोड़ जो पिछली बार था, इस बार भी वो पिछली की ही तरह है। तो साथियों, अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए जो बजट होना चाहिए था, वो बजट तोड़ मोड़ के और घटाकर पेश करा गया है। और जितने मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी महिलाओं की बात नहीं कही गई। यानी कि ये देखा ही नहीं गया कि हर विभाग में महिलाएं होती है, हर विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ बजट रखना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बजट बिल्कुल महिलाओं को देखते हुए नहीं रखा। गवर्नमेंट ने ये देखा कि बच्चे भी इसमें शामिल है, लेकिन बच्चों को भी उन्होंने नहीं देखा। पूरा बजट जो है पूंजीपतियों के लिए दे दिया गया है। LIC बेच दी गई है, रेलवे बेच दिया गया, सब कुछ बेच दिया गया है। तो महिलाएं कहाँ जाएं, ये सोचने वाली बात है। और अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी हमें इन चीजों को देखते हुए ही वो करना है कि अगर महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं आ रही, महिलाओं के लिए जो बजट पास होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, तो हम इस मौजूदा सरकार का क्या करें। तो हमें जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि भाई इन चीजों को देखा जाए और जितने हमारे साथी हैं एक ज्ञापन तैयार करके महिलाओं पर फोकस करवाएं सरकार का, कि महिलाएं इस देश की आधा आबादी है और उसे बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। धन्यवाद। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।